गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री यूपीएससी। आज के हम द हिंदू एडिटोरियल न्यूज में हम देखने वाले हैं टोटल 4 द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। सबसे पहले हम देखने की क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रिटेल इन्फ्लेशन एट 16 मंथ हाई। दूसरा हम आर्टिकल देखने वाले हैं रेनफॉल इन राजस्थान चेंजिंग मानसून। और थर्ड में हम देखेंगे ग्लोबल रेजिस्टेंस एआई डेटा सेंटर्स। फोर्थ में देखेंगे 8 सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी के बारे में। और लास्ट में हम कुछ हर जैसे ये 4 हमारे टॉपिक है, इन सभी में एक एक हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन और एक मेंस के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज 15 जून आपको पता ही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर सबसे पहले की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन एट द 16 मंथ जो हाई हुआ क्यों हुआ। देखो सबसे अगर बड़ी बात क्या करें तो देखो अभी जो हमारा जो अप्रैल का जो महीना था, अप्रैल का, तो अप्रैल में जो था ये जो इन्फ्लेशन रेट थी 3.5% था। अब ये मई में जो इसका रेट आ गया है वो मई में इंक्रीज होकर 3.9% का हो गया है। तो एक बड़ी ये चीजें हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर देखा जाए ऐसे तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम इसके बारे में देखेंगे। देखो तो सबसे पहले बात करें कि क्यों न्यूज में आया। न्यूज में होने का कारण क्या हुआ कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है जिसे सीपीआई बेस्ड पर होता है ये 3.9% मई में हो गया बढ़कर, क्योंकि पहले क्या मैंने बताया 3.5% था। उसके बाद हाईएस्ट लेवल अगर देखा जाए तो ये 16 मंथ यानी 16 मंथ का है जो 16/2025 से कैलकुलेट किया गया है। मेजर रीजन क्यों है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो राइज इन फूड प्राइसेस। अब देखो यहाँ पर वर्ल्ड वार का जो हुआ उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देशों में पड़ा है, इंडिया में भी पड़ रहा है। इंडिया के जो फूड आइटम है उस पर राइज हो रही है। इंक्रीज द फ्यूल प्राइसेस, देख ही रहे आप फ्यूल का कितना तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है। हायर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हो रही है। और इम्पैक्ट जो है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, अभी जो चाइना, जो यूएसए, इजराइल, ये सब ईरान जब युद्ध कर रहे थे तो इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये कंसर्न ओवर डिले मानसून एंड पॉसिबल एल कंडीशन। तो ये कुछ मेन मेन जो हमारे रीजन है जो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है जो होता दिख रहा है। अब देखो की डेटा एट ए ग्लेंस की अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले इंडिकेटर में जैसे सीपीआई का इन्फ्लेशन है, मई में ये कितना हो गया 3.9%, लेकिन पहले क्या था 3.5% था। फूड इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये मई में 4.8% हो गया है, लेकिन पहले अप्रैल में कितना था 4.2%। कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो 3.73% हो गया है जो पहले लोअर था। पेट्रोल एंड डीजल इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो 6% हो गया है जो 2.8% था, मतलब डबल हो गया है। हाउसिंग एंड यूटिलाइजेशन इन्फ्लेशन की बात करें तो 1.73% जो पहले 1.71% था। अब हम बात करते हैं सबसे पहला कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेशन की बात करें तो ये सस्टेन इंक्रीज होता है जनरल प्राइसेस होती है लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ टाइम। ठीक है, मतलब समझ सकते हो कि जो हमारा परचेजिंग पावर है पीपी, परचेजिंग पावर का डिक्लाइन होना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। जैसे में देखो 100 रुपया का हमने 10 kg चावल आज हमने खरीदा है। ठीक, अब उसी 100 रुपया का हम अगर इन्फ्लेशन के बाद अगर खरीदते हैं तो 8 kg हमें राइस मिला है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन का। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि परचेजिंग पावर डिक्लाइन हुआ है। तो जब भी परचेजिंग पावर डिक्लाइन होगा तो इन्फ्लेशन वहां पर देखने को मिलेगा। अब देखो कैसे हम मेजर करते हैं इंडिया में इसी, ठीक है, इन्फ्लेशन को। सबसे पहला मेथड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे हम सीपीआई बोलते हैं। इसको कौन रिलाइज करता है, तो इसको रिलाइज करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर। कौन से मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम एमओएसपीआई बोलते हैं। मेजर की अगर बात करें तो प्राइस चेंजेस फेस्ड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा इसका मेजर किया गया है। आरबीआई इसको यूज करती है सीपीआई कंबाइंड फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। ठीक है, दूसरा अगर मेथड बात करें तो डब्ल्यूपीआई पर होता है जिसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इसको रिलाइज कौन करता है, तो इसको रिलाइज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, मेजर की बात करें तो ये प्राइस चेंजेस एट होल लेवल प्राइस, ये किस पे होता है, हम दोनों को थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिफरेंस बता देते हैं ताकि आप इस बात को क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो मेजर की अगर हम बात करते हैं तो सीपीआई का किस पे मेजर किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस पर, लेकिन वही डब्ल्यूपीआई की बात करें तो होलसेल प्राइस पर होता है। इंक्लूडेड सर्विस में बात करें तो सीपीआई पाया जाता है लेकिन डब्ल्यूपीआई में नहीं होता है। आरबीआई का टारगेटिंग सीपीआई पर होता है लेकिन डब्ल्यूपीआई पर नहीं होता है। लेकिन इसको कौन रिलाइज करता है, सीपीआई को रिलीज करता है एमओएसपीआई और डब्ल्यूपीआई को कॉमर्स मिनिस्ट्री करता है। तो इन दोनों का गैप थोड़ा, इन दोनों का डिफरेंस, इस चीज को आप समझ जाइएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या, तो देखो इन्फ्लेशन को हमने कैलकुलेटिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फूड
फ्यूल, हाउसिंग, क्लोथिंग, सर्विसेज एंड ऑल आइटम इन सीपीआई बास्केट, इन सब का हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर करंट हेडलाइन इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो अभी मई का जो डाटा आया कितना है 3.9%, लास्ट मंथ में कितना था 3.5% था, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो इन्फ्लेशन जो है एक्सक्लूडिंग करता है फूड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी को, इसी को बोलते हैं, ठीक। मतलब क्यों? क्योंकि फूड एंड फ्यूल प्राइसेस है हाई वोलाटाइल नेचर का होता है और करेंट अगर देखा जाए कोर इन्फ्लेशन का तो 3.71% हो गया है, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें सीपीएफआई की, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, तो इसका पर्पस क्या है? मेजर इन्फ्लेशन इन फूड आइटम, ये केवल फूड आइटम का इन्फ्लेशन को मेजर करता है। मई 2026 में इसका जो इन्फ्लेशन का रेट हुआ है 4.8% हो गया है। और मेजर कंट्रीब्यूटर की बात करें तो सबसे ज्यादा टोमेटो हुआ है जो प्लस में हुआ है 48.4%। राइस प्राइस क्या इंक्रीज हुआ है और ओनियन का डिफ्लेमेशन यानी मॉडरेट हो गया है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन के कितने टाइप हो? सबसे पहला अगर बात करें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सबसे पहला क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखो डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन है ये डिमांड एक्सिस सप्लाई करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हायर इनकम हुआ तो इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, जब इंक्रीज ये होगा। फार्मूला की अगर बात करें तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, अगर ज्यादा हम मनी को चेज करेंगे तो हमें बहुत ही कम गुड्स मिलेंगे। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में बात करें तो ये काजेज क्या करता है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होता है तो यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। फैक्टर में जैसे फ्यूल प्राइस राइज हो तेजी के साथ बढ़ने लगा, वेजेज इंक्रीज हो रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट का राइज हो रहा है, तो ये हमारे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। प्रेजेंट एग्जांपल में अगर बात करें तो वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट जो है, जो हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस है और हायर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो इस तरह से क्या हुआ देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो हमारा क्रूड ऑयल है वो भी प्राइस बढ़ रहा है, तो ये एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। थर्ड की अगर हम बात करें तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब इसका काजेज क्या है? वेज प्राइस स्पाइरल में। पर्पस क्या है इसका? हायर वेजेस, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, हायर प्राइसेस, डिमांड फॉर हायर वेजेस, ये सारे चीज होते हैं इनके पर्पस के। अब फोर्थ की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन में, तो इसका काजेज क्या है? इंक्रीज इन फूड कमोडिटी। अब देखो फूड कमोडिटी में इंक्रीज हो रहा है, एग्जाम्पल की बात करें जैसे राइस इंक्रीज हो रहा है, व्हीट, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। करंट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे टोमेटो और राइस ये दोनों प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये फूड इन्फ्लेशन में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन की बात करें तो काजेज क्या है? इंक्रीज इन द राइज ऑफ द इम्पोर्टेंट फूड्स। एग्जाम्पल अगर बात करें तो इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, हायर ग्लोबल प्राइसेस, तो ये डोमेस्टिक इन्फ्लेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर इंडिया क्रूड ऑयल को अगर ट्रांसपोर्ट करता है, इंपोर्ट कर रहा है, तो डोमेस्टिक होगा। करेंट एग्जांपल में बात करें तो वेस्ट एशिया क्राइसिस जो है इंक्रीज करता है फ्यूल प्राइसेस को। छठवां नंबर देखा जाए तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखो स्टैगफ्लेशन की अगर बात करें डिफिनेशन में तो सिमुलेटेनियस ऑकरेंस होता है, यानी हाई इन्फ्लेशन होगा, लो ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें ना तो 1970 में ऑयल का जो क्राइसिस हुआ था वो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो हाइपर इन्फ्लेशन अगर हम बात करें ना तो एक्सट्रीमली एक रैपिड होता है, अनकंट्रोल इन्फ्लेशन। अचानक सडनली किसी इन्फ्लेशन हो रहा है जो कंट्रोल नहीं हो सकता, तो हम उसे बोलेंगे हाइपर। हाइपर मतलब क्या होता है? पागलपन होना, बहुत तेजी के साथ कोई काम करना। तो हाइपर इन्फ्लेशन मतलब वही हुआ अनकंट्रोल इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के लिए जिसे जिम्बाब्वे और वेनेजुला का तेजी के साथ इन्फ्लेशन हुआ था। डिफ्लेशन की अगर बात करें तो परसिस्टेंस फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। अब कोई जनरल प्राइस लेवल है उनका क्या होता है? फॉल होने लगता है, तो डी बोलते हैं ना यार डिफ्लेशन होने लगा, ठीक है। एग्जांपल है जैसे पोटैटो प्राइस जो है क्या है? कंटिन्यूसली डिफ्लेट होते हैं, यानी घटती जा रही है। उसके बाद तो डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन रिमेन्स पॉजिटिव बट स्लो डाउन, मतलब इन्फ्लेशन होता रहेगा लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा लेकिन धीमे धीमे। एग्जाम्पल के लिए इन्फ्लेशन फॉल फ्रॉम 8 to 5%। देखो अभी इन्फ्लेशन है लेकिन 8% से ये क्या हुआ? 5% आ गया, तो ये क्या हुआ? डी डी इन्फ्लेशन हुआ। प्राइस स्टिल राइज, प्राइस बढ़ती जा रही है बट एट अ स्लोअर रेट, लेकिन एक धीमे रेट से बढ़ रही है। आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट की हम बात करें तो एज पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2016 में, जिसे टारगेट क्या है? 4% से 2% हो गया। रेंज की बात करें तो लोअर लिमिट 2% है, अपर लिमिट 6% है। करंट इन्फ्लेशन में अगर बात करें तो 3.9% है, स्टिल विद इन आरबीआई टारगेट बैंड्स।
अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ पीवाईक्यू प्रीलिम्स के लिए कि व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हमने कितने अच्छे से इसको बताया था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एग्जांपल। तो पहला ऑप्शन है इसका कि इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड ड्यूरिंग फेस्टिवल। क्या मैंने पूरे क्लास में कई फेस्टिवल का नाम लिया था? आप लॉजिक लगाओ यार, नहीं लिया था, मतलब पहला गलत। दूसरा, इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन। भाई हमने नाम लिया था, क्रूड ऑयल का भी नाम लिया था और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी, तो ये तो हमारा एक बन रहा है। तीसरा भी देख ले, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड सेंट्रल बैंक। क्या मैंने कहीं सेंट्रल बैंक का नाम लिया? नहीं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट वेलफेयर एक्सपेंडिचर। क्या मैंने इसका कहीं नाम लिया? नहीं। तो आप ऑप्शन को देखो यार कि क्या हमने उस चीज का नाम लिया। अगर आप उस चीज को देखोगे ना तो इसका आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राइजिंग रेनफॉल ट्रेंड एंड चेंजिंग द मानसून। देखो भाई यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि राजस्थान जो है रिकॉर्ड किया है 154% एक्सेसिव रेनफॉल बाय 10 जून 2026 तक। अब ईस्टर्न राजस्थान रिसीव करता है 207% एक्सेसिव रेन, बहुत ही ज्यादा है। अब सिग्निफिकेंट क्या हो रहा है, क्योंकि रेनफॉल जो है पूरी तरह से इवन बिफोर फॉर्मल मानसून ऑन सेट ओवर द स्टेट। अब यहाँ पर देखो पैरामीटर की बात करें तो रेनफॉल जो है 1 से 9 जून तक वैल्यू क्या था? 19.1 mm तक था। नॉर्मल रेनफॉल की अगर बात करें तो 7.5 mm होना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव रेनफॉल कितना गया? 154% इंक्रीज हुआ है। अब एक्सटर्नल राजस्थान एक्सिस कितना गया है? 207% इंक्रीज हुआ है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या हुआ है जिसे हम WD बोलते हैं, तो देखो मेन रीजन क्या है? अनयूजुअल रेनफॉल की। तो सक्सेसिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिमेंड एक्टिव में, जिसे लास्ट वीक ऑफ मई 2026 में हुआ था 3 से 7 जून तक, और अनदर सिस्टम की बात करें एक्टिव हो रहा है 11 जून से, फिर ये एक्टिव हो रहा है। अब अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में अगर बात करें ना तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है ये, ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरियन रीजन। ये मेडिटेरियन रीजन से ओरिजिनेट करता है, मूव करता है ईस्टवर्ड की ओर और ये वेस्टर्ली विंड्स की तरफ आता है, ब्रिंग विंटर रैन टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड स्नोफॉल इन द हिमालय, और इसी की वजह से हिमालय में स्नोफॉल देखने को मिलता है। अब इस चीज देखो, अब ये कहां से आ रही है? ये आ रही है इधर से आएगा और ये ऐसे आकर राजस्थान में एंट्री लेगा, ठीक, और ऐसे आकर यहाँ पर क्या होगा? स्नोफॉल ऐसे होने लगेगा और यहाँ पे ऐसे घूमने लगता है। तो ये इसकी आप चीजें को समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो रेनफॉल ट्रेंड इन राजस्थान की बात करें तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेट ईयर में, जैसे फॉर राजस्थान 10 इयर्स मानसून की अगर बात करें ना तो कब? 2019 के बाद। तो कब कब हुआ? 19, 22, 24 एंड 25, ये 4 साल में ऐसे देखा गया है। 5 ऑफ टॉप 10 वेटेस्ट ईयर। वेटेस्ट ईयर में क्या है? ये वेटेस्ट मानसून था 2011 में था, 2019 में, 22 में, 24 में और 25 में, ये देखने को मिला है। अब इन्फ्रेंस की अगर बात करें ना तो एक्सट्रीम रेनफॉल जो इवेंट है अब बिकम द मोर फ्रिक्वेंट भी देखने को मिला है। अब मानसून 2025 की अगर बात करें और रिकॉर्ड ईयर में तो इंडिकेटर वैल्यू में तो रेनफॉल रिसीव हुआ है कितने? 715.2 mm तक। नॉर्मल रेनफॉल की अगर बात करें तो ये 435.6 mm तक, और डिपार्चर कितना हो रहा है? +64%। रैंक की अगर बात करें तो सेकेंड वेटेस्ट मानसून सिंस 1901 तक अगर देखा जाए तो ये है। वेटेड मानसून अगर देखा जाए तो 1917 में मेजर किया गया था, कितना था? 844.2 mm, ठीक है, और अभी कितना है? 715.2 mm है। अब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न राजस्थान की अगर बात करें तो ईस्टर्न राजस्थान में रेनफॉल जो है 1010 mm तक देखा गया। नॉर्मल अगर देखा जाए तो वहां पर 626.6 mm होना चाहिए, तो कितना हुआ? 61% का डिपार्चर हुआ है। वेस्टर्न राजस्थान की बात जिसे हम थार रीजन बोलते हैं तो वहां पर रेनफॉल 478 mm हुआ है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 283.6 mm होना चाहिए, मतलब यहाँ भी डिपार्चर 69% से भी अधिक हुआ है। थार डिजर्ट की बात करें तो ये लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, कवर करता है वेस्टर्न राजस्थान को, और ये वन ऑफ का वर्ल्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिजर्ट माना जाता है। IMD रेनफॉल कैटेगराइज की अगर बात करें तो लार्ज एक्सेस जो रेनफॉल डिपार्चर होगा +60% एबव द नॉर्मल। एक्सेस की अगर बात करें तो 20 से 59% एबव नॉर्मल, और नॉर्मल की बात करें तो विद इन द प्रिस्क्राइब नॉर्मल रेंज के लिए ये देखा गया है। अब राजस्थान 2025 की अगर डेटा को देखा ना है तो 20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो लार्ज एक्सिस है, 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक्सेस है, और 1 एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नॉर्मल है।
ठीक है। क्लाइमेट चेंज लिंक की अगर हम बात करते हैं तो ओवर जो ऑब्जर्व पैटर्न देखा गया यहाँ पर, तो मोर फ्रिक्वेंटली एक्सट्रीम हुआ, रेनफॉल ईयर्स होगा, हायर जो हमारा रेनफॉल इवेंट एंड ट्रेडिशनली एराइड रीजन भी देखा गया है। यहाँ पर रेनफॉल पूरी वेलेबिलिटी के साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ बढ़ता जा रहा है। इंपॉर्टेंट कैविट क्या है, द साइंटिस्ट हैव नॉट conclusively established permanent climatic transformation होगा। However, the evidence point towards the greater rainfall extreme, more erratic monsoon behavior and increase करेगा weather variability को भी देखने को मिला है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन का यहाँ बन सकता है कि रिगार्डिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूछा है, दे ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन सी। भैया कहीं मैंने नाम लिया क्या, पूरे क्लास में कहीं मेडिटेरियन सी का नाम लिया था ना, लिया था, तो पहला सही होगा। देखो पहला सही हो गया ना, तो बी को हटा दो, पहला नंबर। दूसरा, दे आर ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट ओवर द अरबियन सी। अब तुम्हें यहाँ पर चीज को देखना कि क्या मैंने कहीं ट्रॉपिकल नाम लिया, क्या मैंने अरबियन सी का नाम लिया, नहीं लिया था ना, मतलब दूसरा गलत। अब दूसरा जब गलत है बेटा तो ए नहीं होगा, दूसरा गलत है तो डी नहीं होगा, आंसर मिल गया। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि सबको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम एक दो ऑप्शन पढ़ते हैं आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल रेजिस्टेंस टू एआई डेटा सेंटर के लिए, डाउन टू अर्थ में अगर देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पर क्या है डिफिनीशन में, तो लार्ज स्केल जो फैसिलिटीज है हाउसिंग द सेवर्स एंड कंप्यूटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेज में, जैसे ट्रेनिंग एआई मॉडल ये देखने को मिल रहा है, रनिंग एआई एप्लीकेशन, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग द मैसिव डेटा सेट में, आल्सो कॉल्ड हाइपर स्केल्स डेटा सेंटर्स एंड एआई सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी भी इसे बोला जाता है। अब मेजर कंपनी इनमें इन्वॉल्व हो रही जैसे गूगल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अडानी ग्रुप इंडिया में और रिलायंस भी इंडस्ट्री, ये सब के सब यहाँ पर क्या है इन्वॉल्व हो रहे हैं एआई डेटा सेंटर के लिए। अब वाई आर एआई डेटा सेंटर रिसोर्स इंटेंसिव, क्यों है, तो सबसे पहले पावर कंजप्शन है, ऑपरेट ये क्या कर सकता है 24 आवर तक एआई काम कर सकता है, रिक्वायर द कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हमेशा इसमें पानी की जरूरत पड़े, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, एआई वर्कलोड्स कंज्यूम द सिग्निफिकेंट मोर एनर्जी देन कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग, ये तो बात सही है। यहाँ पर वाटर कंजप्शन की अगर बात करें तो कूलिंग सिस्टम होगा, रिक्वायर करेंगे न्यूमरस एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए, वाटर प्रिवेंट करेगा ओवर हीटिंग ऑफ द सर्वर्स एंड प्रोसेसर को भी ये रोकेगा। लैंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर रिक्वायर द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द लैंड ऑफन लोकेटेड नियर अर्बन सेंटर, कोस्टल रीजन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सबके आसपास ही तो लैंड चाहिए। इन्वायरमेंटल कंसर्न की अगर हम बात करें, व्हाई आर द कम्युनिटीज अपोजिंग द डेटा सेंटर, क्यों है, तो पहले इन्वायरमेंट कंसर्न को लेकर एक्सेसिव वाटर यूज इसमें ज्यादा होगा इसलिए इन्वायरमेंट के लिए दिक्कत होगा, हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हो जाएगी, सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाएगा, ग्राउंड वाटर स्ट्रेस होगा, नॉइज पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन, तो ये सारी चीजें जो है इनका क्या है लॉस होने का चांसेस, इसलिए यहाँ पर अभी कम्युनिटी लोग है जो एग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं। सोशल कंसर्न की अगर हम बात करें ना तो लिमिटेड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज होगी और एक्वाजिशन ऑफ फार्मलैंड एंड ऑर्चर्ड भी देखने को मिलेगा। अब इकोनॉमिक कंसर्न में अगर देखा जाए तो सब्सिडी बर्डन होगा पब्लिक रिसोर्सेज के लिए, इंक्रीज करेंगे हम प्रेशर ऑन द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के अगर देखो कुछ कंट्री है जहां पे विटनेसिंग है रेजिस्टेंस के लिए, नॉर्थ अमेरिका में दो है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। तो जैसा कि यूरोपियन यूनियन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्मॉलर जो रीजनल डेटा सेंटर होंगे, ग्रीन एनर्जी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, हीट रिकवरी सिस्टम बनाए जाएंगे और स्ट्रेसली अगर देखा जाए ना तो सस्टेनेबिलिटी भी कंपाइलेंस किए जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट की अगर बात हो तो यहाँ पर ऐसे बहुत से स्टेट होंगे जहाँ पर कंसिडर किए गए हैं मोराटोरियम और डेटा सेंटर के लिए, वाटर यूज असेसमेंट के लिए, एनर्जी यूज रेगुलेशन के लिए, लोकल इन्वायरमेंटल अप्रूवल के लिए बनाए जाएंगे ग्लोबल रेगुलेटरी में। अब यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चन की अगर बात करें ना तो एआई डेटा सेंटर से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एआई डेटा सेंटर आर रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर देयर ऑपरेशन, बात तो सही है, मैंने शुरू में बोला कि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोनों की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, तो पहला सही होगा, तो पहला सही हो गया ना, तो ए नहीं होगा, पहले नंबर याद रखना। दूसरा बात करके हाइपर स्केल डेटा सेंटर आर प्राइमरी मीट ओनली फॉर द डेटा स्टोरेज एंड नॉट द एआई मॉडल ट्रेनिंग, भाई ये पूरा काम ही एआई पर काम कर रहा है, तो नॉट की तो कोई सवाल ही नहीं होता है, और ओनली जहां भी होता है तो गलती होता है, तो दूसरा तो गलत है, दूसरा गलत है तो बी नहीं होगा,
और बी यानी सी भी नहीं होगा, तो डी इज राइट आंसर होगा। बस इतने भी से याद रख लो भाई, कोई जरूरत ही नहीं है ना, ओनली सी, मतलब सी कैसे हो। देखो भाई, सेवरल कंट्री है हैव विटनेस द पब्लिक अपोजिशन डेटा सेंटर्स प्रोजेक्ट ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न। बहुत ही सही बात है यहाँ पर, तो ए और यानी फर्स्ट और लास्ट सही है, मतलब डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, तो 8 सेंट्रल पे कमीशन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो 8 पे सेंट्रल कमीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखा जाए तो देखिए इंडिया ने मूव किया है टुवर्ड द 8 पे सेंट्रल कमीशन के लिए, और पब्लिक डिस्कशन में ये देखा बहुत तेजी के साथ कंट्रैक्ट हो रहा है कि फैमिलर में कि जो फिटमेंट जो फैक्टर होंगे, सैलरी रिवाइज की जाएगी, एरिया, ये सब कुछ देखने को डिस्कस किया जा रहा है। चलो इसके थ्रू हम देखते हैं। सबसे पहले देखो गवर्नमेंट ने हाल ही में 8 पे जो सेंट्रल 8 पे कमीशन को इनिशिएट किया है, तो डिबेट यहाँ पे बहुत तेजी के साथ हो रहा है, किस पे, सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर्स, एरेज, इन 3 सबसे ज्यादा फैक्टर इंक्लूड हो रहा है। तो लार्जर इशू क्या हो रहा है यहाँ पे, नीड फॉर एयर फेयर ट्रांसपेरेंट इफिशिएंट फिजिकली सस्टेनेबली कंपनसेशन फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाट इज द सेंट्रल पे कमीशन क्या है। सेंट्रल पे कमीशन जो है एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड की जा रही है बाई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। ठीक है, पीरियोडिकली अगर देखा जाए तो रिव्यू एंड रिकमेंडेड चेंजेस के लिए। अब सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, अलाउंस दिया जाएगा, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड सर्विस कंडीशन के लिए। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो इट इज एन एडहॉक एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। कंपोजिशन ऑफ सीपीसी की अगर बात करें, कंपोजिशन इज डिटरमाइंड बाय यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। टाइपिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो चेयरमैन, यूजुअली अगर रिटायर्ड करें सुप्रीम कोर्ट जज, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, इकोनॉमिस्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। इसके मेंबर की बात करें तो यहाँ पे एक्सपर्ट होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस, एचआरएम एंड डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मेंबर सेक्रेटरी की बात करें तो यहाँ पे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट को काम करेंगे। ठीक है, फैक्टर कंसीडर बाय सेंट्रल पे कमी, क्या क्या फैक्टर्स है। सबसे पहले अगर की प्रिंसिपल देखा जाए गाइडलाइन के लिए तो इक्विटी। देखो भाई, बोल रहा है कि फेयर कंपनसेशन अक्रॉस द सर्विस, सभी सर्विसेज की दिया जाएगा। दूसरा है एडेक्वेसी, मतलब इंश्योर करेंगे कि डिसेंट स्टैंडर्ड हो सभी के लिए। थर्ड है फिजिकल प्रूडेंस, मतलब सस्टेनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस को दिया जाएगा। इफिशियंसी भी है इसमें, यानी मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट को देखा जाएगा। ट्रांसपेरेंटी रखा जाएगा भाई, यानी रेशनल एंड एक्सप्लोरेबल पे स्ट्रक्चर को देखा जाएगा। और लास्ट में अकाउंटेबिलिटी भी होगी, मतलब लिंकिंग कंपनसेशन होंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दी जाएगी। अब आता है वर्किंग प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म में। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीपीसी की अगर हम बात करें तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री मिनट जो है ये इशू करेगा नोटिफिकेशन जो स्पेसिफाई के लिए। इसका टर्म ऑफ रेफरेंस भी दिया जाएगा और स्कोप ऑफ रिव्यू एंड टाइमलाइन भी दी जाएगी। कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करें तो सीपीसी जो है गैदर करेगा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से, आर्म फोर्सेस से, एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन एंड पेंशन एसोसिएशन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्सपर्ट से डेटा को कलेक्शन करेगा। तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कौन होंगे, तो यहाँ पर जो होंगे हमारा सिविल सर्विसेज होंगे, आर्म फोर्सेस होंगे, एम्प्लॉयमेंट यूनियन होगा, फाइनेंस एक्सपर्ट होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट भी इसमें इंक्लूड होंगे। अब कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करें तो एग्जामिन किसके अंतर्गत है, तो इंटरनल कंपैरिजन होंगे, यानी जो वेरियस सर्विसेज होंगे उनके अंतर्गत, बिटवीन मिनिस्ट्री होंगे और डिफेंस एंड सिविलियन सर्विसेज के अंतर्गत देखा जाएगा। एक्सटर्नल कंपैरिजन की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर सैलरी को देखा जाएगा, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, इन्फ्लेशन ट्रेंड एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखा जाएगा। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन फार्मूला में बात करें तो यहाँ पे पे जो स्ट्रक्चर होगा वो बेसिक पे दिया जाएगा, पे मैट्रिक दिया जाएगा और ग्रेड पे भी दिया जाएगा। अलाउंस की बात करें तो एचआरए होगा, डीए होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी दिया जाएगा। पेंशन रिफॉर्म की बात करें तो पेंशन रिवीजन होगा, फैमिली पेंशन एंड ग्रेविटी भी देखी जाएगी। कोर इशू क्या है एग्जिस्टिंग द पे कमीशन सिस्टम का, तो लैक ऑफ कॉमन इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क होगा, सिविल सर्विसेज एंड आर्म सर्विसेज पार्टी डिबेट होंगी, डिक्लाइनिंग द एक्सपीरियंस एट द सीनियर लेवल पर, प्रॉब्लम विथ अलाउंस स्ट्रक्चर, नॉन फंक्शनिंग अपग्रेडेशन भी रखा जाएगा। अब सजेस्टेड रिफॉर्म की बात करें तो नेशनल कंपनसेशन अथॉरिटी भी यानी एनसीए है, इसमें ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन फ्रेमवर्क है, रिफॉर्म अलाउंस होगा, रिव्यू जो है हमारा एनएफयू के द्वारा और पेंशन को पूरी तरह से रिफॉर्म किया जाएगा। मेन से पर्सपेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि सेंट्रल पे कमीशन जो है एज इन्वॉल्व द बियॉन्ड एंड सैलरी रिवीजन बॉडी एंड नाउ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन physical management, inter-service equity. The context of purpose, the 8 pay Central Commission critically examine the need for reform in India as the public compensation architecture. देखो 15 मार्क्स का क्वेश्चन 250 वर्ड मतलब 3 पेज में इसका आंसर को इजीली आप लिख सकते हो। तो आप लोग इसको लिखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिएगा और हमारी टीम आपके आंसर कॉपी को पूरी तरह से चेक करने में सक्षम रहेगी। अब बात करते हैं जॉर्डन के बारे में। देखो प्रीलिम्स फोकस का लास्ट का क्वेश्चन है, हम देखेंगे जॉर्डन क्या है, करंटली में न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो एस्केलेशन हुआ है, रीजनल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, यहाँ पर एयर डिफेंस सक्सेसफुली जो इंटरसेप्टेड हुए हैं 20 मिसाइल्स लॉन्च फ्रॉम द ईरान ने एक किया, ठीक। तो इट इज ए सोवरेन अरब कंट्री है जो सदर्न लेवेंट रीजन ऑफ द वेस्ट एशिया में पाया जाता है। बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर 5 नेशन है, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इजराइल एंड पैलेस्टाइन। देखो ये जॉर्डन है, यहाँ पर सऊदी अरब है, ठीक है, इधर इजराइल है, इजराइल इधर देखो आपका सीरिया है, इराक है, 4 हुआ कि नहीं 4। एक और है पैलेस्टाइन, कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है पैलेस्टाइन, देखो खोजो 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 खोजो, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो इलाका जो इधर का पैलेस्टाइन का इलाका पाया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 5 हो गया, वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन वाला, तो 5 है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये क्या है, जॉर्डन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, याद रखिएगा। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर में देखो वर्ल्ड डे जो मनाया जाता है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, क्यों, ये कब हुआ, एनुअली ऑन 12 जून को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2002 में पहली बार इसको ओपन किया गया था। इसका थीम है इस बार का रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट, ये इसका थीम है। इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा। हाईलाइट की अगर बात करें तो प्लाइट ऑफ द चाइल्ड लेबर्स, एडवोकेट फॉर द इरेडिक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड एक्सप्लोटेशन को भी देखा गया है। कंपेरिजन रिपोज किया गया, इसमें स्ट्रॉन्ग लीगल इन्फोर्समेंट दिया जाएगा और ये इक्वालिटी एजुकेशन को करेगा, एक्सपेंड करेगा सोशल प्रोटेक्शन एंड फैमिली एट द रिस्क पॉवर्टी के लिए। नेक्स्ट है कॉस्टिका सोडा, देखो एक प्रकार का एक वर्सेटाइल्स एंड इंटेंसली एल्कलाइन नेचर का जो pH 14 होता है केमिकल में। कॉमन नेम की बात करें तो लाई यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। वाइडली यूज किया जाता है इन बोथ हैवी इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड में। यूजेज की बात करें तो इनक्रेडिबल जो है इफेक्टिव होगा, एट डिजॉल्विंग ग्रीस होगा, फैट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें पाया जाता है। सोप मेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, और ऑयल भी इसमें होते हैं। अब देखो विद रेफरेंस ऑफ कास्टिक सोडा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो कास्टिक सोडा एक केमिकल नॉन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, बात सही है। इट इज स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सब्सटेंसेस, देखो यहाँ भी आप इस चीज को, ये 100% सही, पहला सही है तो बी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इट इज वाइडली यूज इन सोप मैन्युफैक्चर्स, ठीक है, सोप मैन्युफैक्चर्स बिकॉज इट कन्वर्ट ऑयल्स एंड फैट इनटू सोप थ्रू द सोनिफिकेशन, सही बात है, दूसरा भी सही होगा, तो ए भी नहीं होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं तीसरा, बीइंग द हाईली एल्कलीन जनरली नॉन कोरोसिव अप टू ह्यूमन स्किन एंड ऑर्गेनिक टिश्यू, कई इसका टर्म मैंने पढ़ा नहीं ना, गलत है, तो सी इज अ राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल समाप्त हुआ। हम कल फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक कीजिए, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उनकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।